अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज है लेक्चर नंबर 3, स्विक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। हमने स्विक्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट के हवाले से जो लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रखी है, आज आप सुन रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जिन दो टॉपिक्स का इंतखाब किया है, दो टर्म्स का इंतखाब किया है, उसमें द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कम्युनिटी एंड इट्स काइंड्स, और जो सेकंड टर्म है वो है स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स। तो हम मुख्तसर तौर पे जो है आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी किसे कहते हैं और उसकी दो बुनियादी इकसाम कौन सी हैं। इसके अलावा रियासत यानी स्टेट क्या है और उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं वो कौन से होते हैं। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने पहली टर्म का जो इंतखाब किया है वो है कम्युनिटी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ए कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट्स, पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो कम्युनिटी होती है वो बुनियादी तौर पे इंसानों पर, इंडिविजुअल्स पर या अफराद पर मुश्तमिल होती है। ये इंसानों का एक ग्रोह है या अफराद का एक ग्रोह है, ये है ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिटी हमेशा लोगों की होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु लिव्स टुगेदर। कौन से लोगों का ग्रुप है? जो इकट्ठे रहते हों, किसी एक इलाके में आबाद हों और उनके मुश्तरका मफादात हों, मुश्तरका वो ऑब्जेक्टिव रखते हों, मुश्तरका उनके जो मकासद हों और उनके जो प्लेयर्स हैं या उनके जो पेन हैं यानी उनकी खुशियाँ और दुख वो भी कामन हों। तो ऐसे लोगों का मुश्तरका आबाद होना, मुश्तरका जगह के ऊपर रिहाइश पजीर होना, वो जो है वो लोगों का जो ग्रोह है उसको आप कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। दोबारा इसको देखिएगा, ए कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। तो लोगों का वो ग्रोह जो एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके पर आबाद हो और वो वहाँ पे इकट्ठे रह रहे हों, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ हो, वो किसी भी प्रोफेशन के साथ तल्लुक़ रखते हों, अगर वो जोग्राफी तौर पर किसी एक खिते पर आबाद हैं और वो मुश्तरका ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और शेयर ए कामन आइडेंटिटी, कल्चर एंड इंटरेस्ट। तो जो बुनियादी जो कंडीशंस हैं वो ये है कि वो जो मखसूस लोग हैं जो किसी ख़ास खिते पर, ज़मीन के किसी ख़ास इलाके पर आबाद होते हैं और वो मुश्तरका ज़िंदगी बसर कर रखे होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो मुश्तरका पहचान होती है, उनका कल्चर जो है वो एक जैसा होता है। यानी उनके रहन सहन के तौर तरीके, खाने पीने के तौर तरीके, लोगों के साथ कनेक्ट होने के तौर तरीके और दीगर जो मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं या समाजी ज़िंदगी है, तो वो तकरीबन उनके एक जैसे होते हैं। और उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके मफादात हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। यानी उनका प्लेयर भी एक जैसा होगा, पेन भी एक जैसा होगा, उनकी ज़िंदगी गुजारने के जो असूल और तरीके हैं, बुनियादी जो असूल और तरीके हैं, वो कमोबेश एक जैसे होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया आर शेयर ए कामन आइडेंटिटी, कल्चर एंड इंटरेस्ट। लोगों का वो ग्रोह जो किसी मखसूस खिते पर आबाद हो और वो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हों, उनका आपस में ताल्लुक़ हो, उनका आपस में रब्ता हो और वो एक मखसूस पहचान रखते हों, कामन उनकी आइडेंटिटी हो, और इसके अलावा उनका कल्चर जो है एक रहन सहन के तौर तरीके एक जैसे हों और उसके साथ साथ उनके मफादात भी एक जैसे हों। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है डैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। तो आई थिंक कि आपको कम्युनिटी का जो मफहूम है वो समझ आ चुका होगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ जो कम्युनिटी को उर्दू में बरादरी कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो बरादरी का जो कंसेप्ट है जो लोकल लेवल के ऊपर पाया जाता है वो ये है कि किसी एक कास्ट से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वो आपस में बरादरी होते हैं। यानी उस बरादरी में सिर्फ एक ही तबके के लोग शामिल होते हैं, एक ज़ात के लोग शामिल होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जट बरादरी है, ये राजपूत बरादरी है, ये अराई बरादरी है। लेकिन जो स्विक्स के अंदर और जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो है कि किसी एक इलाके में जो आबाद हैं वो चाहे जट हों, वो अराई हों, वो राजपूत हों, यानी उनका तल्लुक़ किसी भी कास्ट के साथ हो,
अगर वो जोग्राफी तौर पर किसी एक जगह के ऊपर आबाद हैं और उनके मफादात मुश्तरक हैं, उनका रहन सहन एक जैसा है, उनके खुशियाँ मनाने के यानी प्लेयर को सेलिब्रेट करने के तौर तरीके एक जैसे हों और दुख और तकलीफ़ को सेलिब्रेट करने के तौर तरीके एक जैसे हों, तो वो जो लोग हैं उनका तल्लुक़ किसी भी बरादरी के किसी भी जो है कास्ट के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ हो, वो सब लोग जो हैं आपस में एक बरादरी कहलाएंगे, एक कम्युनिटी कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो कम्युनिटी है उसकी दो बेसिक इकसाम हैं। नंबर वन है रूरल कम्युनिटी और दूसरा है अर्बन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी आर स्मॉल एग्रेरियन बेस्ड विद स्ट्रांग फैमिली टाइज। तो जो देहाती कम्युनिटी होती है वो क्या है, वो अपने हुजम के अतबार से या उसमें जो आबाद लोग होते हैं उसके अतबार से निस्बतन ये मुख्तसर होती है, कम होती है या छोटी कम्युनिटी होती है। एग्रेरियन बेस्ड होती है, यानी इनका तल्लुक़ बरह रास्त ज़राअत के साथ, एग्रीकल्चर के साथ होता है, आपाशी के साथ होता है। तो ये खेती बाड़ी का काम ज़्यादातर लोग करते हैं जो रूरल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं। इसके अलावा विद स्ट्रांग फैमिली टाइज, इनके जो सोशल रिलेशंस होते हैं, फैमिलीज जो इनकी होती है, वहाँ पे जो है फैमिली सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग होता है। लोग एक फैमिली के लोग जो हैं वो इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते हैं, जिसमें वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, चचा है, फुपियाँ हैं, दादा है, दादी है और बाज़ का नाना और नानी। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक जो है आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये मुश्तरका ज़िंदगी बसर करते हैं। यानी जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें जो ख़ानदान जो है वो एक बहुत मज़बूत और बहुत ताकतवर जो है एक इंस्टीट्यूशन का जो है दर्जा रखता है, जबकि इसके मुकाबले में वाइल अर्बन कम्युनिटी आर लार्ज, जो शहरी कम्युनिटी होती हैं वो बड़ी होती हैं रकबे के अतबार से या आबादी के अतबार से, और इंडस्ट्रियलाइज होती हैं। वहाँ पे जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री का बिज़नेस होता है, कारोबार ज़्यादा इंडस्ट्री से जो है मुंसलिक होता है। एंड मोर इम्पर्सनल, और लोग जो हैं वो अपने अपने हवाले से अलग अलग पहचान रखते हैं और उनके आपस में बाहमी तल्लुकात कदरे कमज़ोर होते हैं। जबकि देहात के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं और उनकी जो खुशियाँ और गम वो मुश्तरका तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। जबकि शहरी ज़िंदगी के अंदर ये वैसा पाया जाता है कि लोगों का आपस में जो है राब्ता बहुत कमज़ोर होता है या बहुत कम होता है, मखसूस लोगों तक उनके रवाबत होते हैं। लेकिन एक गांव के जो लोग होते हैं उन गांव में रहने वाले तमाम लोगों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत मज़बूत होता है और वो बड़ा फास्ट होता है। यानी एक गांव में जब कोई वाक़या होता है या कोई हादसा होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो फ़ौरी तौर पे उस गांव के उस देहाती इलाके के तमाम लोगों को उसकी फ़ौरन इत्तला मिल जाती है, बल्कि वो सब लोग उस खुशी में और उस गम में शरीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो अर्बन कम्युनिटी है वहाँ पे लोग इस तरह जो है वो आपस में नहीं मिलते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि चूँकि अर्बन कम्युनिटी जोग्राफ़ी के अतबार से, आबादी के अतबार से बड़ी होती है। मसलन अगर हम ये कहें कि लाहौर, तो लाहौर एक अर्बन कम्युनिटी है, तो वहाँ पे लोगों का जो है उस तरह इंटरकनेक्टेड होना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे और तरह का कल्चर पाया जाता है और रूरल कम्युनिटी में और तरह का कल्चर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है स्टेट। रियासत क्या है और रियासत की डेफिनेशन क्या है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं और उन एलिमेंट्स से क्या मुराद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इस कंसेप्ट को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रियासत का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं कर पाते उस वक्त तक जो है आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है कि जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर करें ताकि पॉलिटिकल साइंस की जो सेंस है वो आपके अंदर डेवलप हो सके। देखिएगा जी, ए स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। अब देखिएगा कि कम्युनिटी क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कम्युनिटी लोगों पर मुश्तमिल होती है। और स्टेट की डेफिनेशन देखिए वहाँ से ही आगे चल रही है। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, ये लोगों की एक कम्युनिटी होती है, मोर आर लेस न्यूमरस, जो तादाद में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यानी जो रियासत है डेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मोर आर लेस न्यूमरस, ये लोगों
कम्युनिटी का एक ऐसा ग्रोह है जो तादाद में कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी लोग तो होंगे, उसमें अफराद शामिल होंगे, लेकिन उन अफराद की तादाद कितनी होनी चाहिए ये कोई फ़िक्स नहीं है। वो तादाद कम भी हो सकती है और वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो आबादी के एतबार से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ या 50 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पे चाइना है और उसकी आबादी भी 1 अरब 30 और 35 करोड़ के लगभग है। तो ये आबादी के एतबार से बड़ी रियासतें हैं, जबकि दुनिया में ऐसी रियासतें भी हैं जिनकी आबादी बहुत मुख्तसर है, जैसे वेटिकन सिटी स्टेट है, सिंगापुर है, मालदीव है। ये ऐसी रियासतें हैं जिनकी आबादी बहुत मुख्तसर है, लेकिन दोनों रियासतें कहलाती हैं। तो रियासत की आबादी कम भी हो सकती है, रियासत की आबादी ज़्यादा भी हो सकती है। इस आबादी को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट है परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। तो जो स्टेट होती है, वो जो लोग हैं जो तादाद में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। तो वो किसी मखसूस इलाके के ऊपर काबज़ होते हैं। मखसूस इलाके के ऊपर काबज़ होने का मतलब ये है कि बाकी दुनिया जानती होगी कि ये जो इलाका है ये फ़लाँ लोगों का है। तो सबसे पहले क्या है, रियासत जब कायम होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास आबादी हो। वो आबादी किसी मखसूस इलाके के ऊपर अपना क्लेम करती है, उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेती है और फिर उस कब्ज़े को कायम भी रखती है। तो आबादी वजूद में आएगी, आबादी किसी मखसूस इलाके के ऊपर काबज़ हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल। तो वो जो मखसूस इलाका है, डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, और वो आबादी जो है जो मोर और लेस हो सकती है, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट होंगे फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल। तो वो बैरूनी दबाव से, बैरूनी प्रेशर से और बैरूनी मुदाखलत से, हर तरह से बैरूनी असर रसूख से वो इंडिपेंडेंट होंगे, आज़ाद होंगे। यानी वो अपने मामलात को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। कोई रियासत जो है, कोई दूसरी रियासत जो है, वो उस इलाके के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकेगी। तो इंडिपेंडेंट फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। और उन लोगों की जो ख़ास खिते पर आबाद होंगे, जो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होंगे, उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी होगी। तो जो उनका नज़्म नस्क चलाएगी, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन करेगी, खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देगी, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करेगी, शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करेगी। तो एक उनके पास गवर्नमेंट होगी, टू विच ए ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो वो जो गवर्नमेंट होगी, वो जो लोग हैं जिनकी वो हुकूमत है, उसमें से अक्सरियत, बहुत बड़ी जो अक्सरियत है, वाज़ेह अक्सरियत जो है, वो क्या करेगी, रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस। तो उसकी वो आदतन अतात करेगी। यानी वो जो हुकूमत है, लोग इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये उन्हीं ही की हुकूमत है और इस हुकूमत को हमारे मतलब कानून साजी करने की, लॉ मेकिंग करने की, पॉलिसी मेकिंग करने की, डिसीजन मेकिंग करने की इजाज़त है। डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत, ये प्रोफेसर गार्नर की डेफिनेशन है, ये वैसे भी आपको याद करनी होती है। तो ये आपको एज ए डेफिनेशन ऑफ स्टेट भी याद करते हैं, और फिर अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रियासत की प्रोफेसर गार्नर ने क्या तारीफ़ की है, तो फिर वो यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो स्टेट क्या है जी, स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent from external control and possessing an organized government to which a great body of inhabitants render habitual obedience। तो रियासत क्या है, रियासत अफराद का एक मजमुआ है, अफराद का एक ग्रोह है जो तादाद में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो रियासतें कम आबादी वाली भी होती हैं, ज़्यादा आबादी वाली भी होती हैं, और उनका एक मखसूस इलाके के ऊपर डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी पर कब्ज़ा होता है। अब वो रकबा भी जो है वो कितना होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। बाज़ रियासतें रकबे के अतबार से बहुत छोटी हैं और बाज़ रियासतें रकबे के अतबार से बहुत बड़ी हैं। आप अगर मैप देखें किसी किताब के अंदर, या मैप का मैप देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में छोटी रियासतें भी हैं और बड़ी रियासतें भी हैं, लेकिन दोनों का इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और यूएनओ के रूल्स के मुताबिक दोनों का स्टेटस जो है बराबर होता है।
उसके बाद क्या है, तीसरा फीचर क्या है कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल। ये जो है ना इंडिपेंडेंट फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल, इट मीन्स उसके पास सॉवरेनिटी होती है, इक़्तिदार अला की वो मालिक होती है, अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती है, और कोई दूसरी रियासत या कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो मखसूस आबादी होगी, मखसूस इलाका होगा, और वो इंडिपेंडेंट फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल होगी, यानी उसके पास सॉवरेनिटी होगी, सुप्रीम पावर की वो मालिक होगी, और उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होगी। जब किसी भी तंजीम के अंदर, अहम बात स्टूडेंट सुन लीजिएगा, जब किसी भी इंसानी तंजीम के अंदर ये चार फीचर्स इकट्ठे हो जाएं, ये चार फीचर्स, चार खसूसियात पैदा हो जाएं, यानी उसके पास आबादी हो, मखसूस इलाके के ऊपर उनका कब्ज़ा हो, वो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो, यानी उनके पास सॉवरेनिटी हो, और उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो जिसकी लोग आदतन अतात करते हों, यानी लोग इस बात को तस्लीम करते हों कि ये हुकूमत हमारे मतलब कानून साजी कर सकती है, पॉलिसी साजी कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है, इसको हमारे मतलब कवानीन बनाने की इजाज़त है, और वो आदतन अतात करते हों, मजबूरन ना करते हों, तो क्या है, वो इंसानी तंजीम जो है वो रियासत में तब्दील हो जाती है। और ये जो 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये रियासत के अलावा दुनिया की किसी दूसरी तंजीम के पास ये चार खसूसियात या चार फीचर्स इकट्ठे नहीं होते। तो और भी बेशुमार दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी रियासत के अलावा किसी दूसरी इंसानी तंजीम के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। सॉवरेनिटी सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के पास होती है। तो जितनी भी इंसानी तंजीमें हैं उसमें रियासत वाहद जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी रियासत के 4 लाजमी अज्जा हैं, और ये 4 लाजमी अज्जा जब इकट्ठे हो जाते हैं या किसी भी इंसानी तंजीम के अंदर ये 4 लाजमी अज्जा पैदा हो जाते हैं, तो वो जो रियासत, वो जो इंसानी तंजीम होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो रियासत में तब्दील हो जाती है। तो एक रियासत में और एक गैर जो रियासत तंजीम होती है उसमें बेसिकली फ़र्क होता है, वो सॉवरेनिटी का होता है। यानी दीगर जो इंसानी तंजीमें हैं उनके पास भी आबादी होती है, मखसूस इलाका भी होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं, लेकिन किसी के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। तो आइए इसको आगे लेकर चलते हैं और साथ साथ बात भी करते जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। तो एक कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट क्या है? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये लोगों की एक तंजीम है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि रियासत इंसानी तंजीम है, लेकिन रियासत के अंदर इंसानों की तादाद कितनी होनी चाहिए इसके बारे में कोई फ़िक्स जो है वो डाटा नहीं है। रियासत की आबादी कम भी हो सकती है, रियासत की आबादी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐसी रियासतें जिनकी आबादी जो है वो वेल स्किल्ड हो, हुनरमंद हो, तालीम याफ्ता हो, उसके पास अवेयरनेस हो, वो मुहिब वतन हो, ऐसी रियासत की आबादी को जो है पसंद किया जाता है। और वो रियासतें जिनकी आबादी जो है वो वेल एजुकेटेड नहीं होती और वो स्किल्ड भी नहीं होती, हुनरमंद नहीं होती, और उनके पास सियासी और समाजी शऊर भी नहीं होता, तो ऐसी आबादी को जो है वो रियासत के ऊपर बोझ ख्याल किया जाता है। लेकिन अगर रियासत की आबादी जो है वो पढ़ी लिखी हो, हुनरमंद हो, बाशऊर हो, मुहिब वतन हो, तो ऐसी आबादी जो है वो रियासत की ताकत कंसीडर की जाती है। तो आबादी जो है वो बज़ाते ख़ुद ताकत का एक सिंबल होती है। तो जिस रियासत की आबादी ज़्यादा होगी, आप ये कह सकते हैं कि अगर उसमें 2-4 खसूसियात और भी शामिल हो जाएं, यानी रियासत की आबादी ज़्यादा हो और वो पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड हो, वो वेल स्किल्ड हो, और उसके वो जो है वो मुहिब वतन हो, पेट्रियाटिज़म उसके अंदर पाया जाता हो, तो फिर वो रियासत की आबादी तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। चाइना की एग्जांपल इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि चाइना के लोगों के अंदर जो है ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं। तो चाइना आबादी के अतबार से इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। बहुत अरसा तक वो दुनिया का पहला मुल्क रहा आबादी के अतबार से बड़े मुल्कों में। तो चाइना की आबादी कभी भी जो है चाइना के लिए बोझ नहीं बनी। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि चूँकि यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, लोगों को हुनर नहीं सिखाया जाता, एक रवायती तालीम दी जाती है,
और वो लोग जो हैं तालीम हासिल करने के बाद फिर बेरोज़गार हो जाते हैं और उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता, तो फिर वो वादी जो है रियासत के लिए मसाइल पैदा करती है। लेकिन अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें लोगों को तालीम तो दी जाए, फार्मल तालीम भी दी जाए, लेकिन उनको हुनर भी सिखाया जाए कि कल जब उन्होंने तालीम मुकम्मल करनी है तो रोज़गार हासिल करने के लिए उनको इंतज़ार ना करना पड़े, और जो उनको हुनर सिखाया जाए उस हुनर को जो है वो अमली ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करके अपना रोज़गार जो है कमा सकते हैं। ऐसी बातें जो है रियासत के लिए ताकत बन जाती है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड टेरिटरी। ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, लैंड, सी एंड एयर स्पेस इज़ द परमानेंटली ऑक्यूपाइड। अब देखें कि जब हम कहते हैं कि रियासत के पास एक मखसूस इलाका होता है, जब हम इलाका कहते हैं तो अमूमन जो है उससे हम ये तसव्वुर करते हैं कि सिर्फ ज़मीनी इलाका होगा। नहीं, रियासत का जो टेरिटरी है वो ज़मीन पर भी मुश्तमिल होता है। इसके अलावा उसमें समुंदर, जो टेरिटोरियल सी है, इलाकाई समुंदर है, वो भी रियासत की मलकियत है। और फिर एयर स्पेस, एक ख़ास बुलंदी तक का जो फ़ज़ाई इलाका होता है, वो भी रियासत की मलकियत है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है, यानी लैंड, सी और एयर स्पेस, ये रियासत का इलाका कहलाता है। रियासत का इलाका इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह कोई रियासत मुतलका रियासत की इजाज़त के बगैर उसकी ज़मीनी इलाके को इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसी तरह कोई रियासत मुतलका रियासत की इजाज़त के बगैर ना तो उसके इलाकाई समुंदर में दाखिल हो सकती है और ना ही उसकी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह जो है रियासत का जो दूसरा लाजमी जुज़ है वो कहलाता है टेरिटरी। पहला मैंने आपको बता दिया है और वो है पॉपुलेशन। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी। आइए देखते हैं कि तीसरा अब जो रियासत का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा है, और वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी दैट एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर द पीपल। वो जो मखसूस जोग्राफिया है जिसके ऊपर कुछ लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली एक तंजीम का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है। कौन सी? डेट एक्सरसाइजेज अथॉरिटी, जो रियासत की हदूद के अंदर रहने वाले लोगों के मतलब एक अथॉरिटी इस्तेमाल करती है। उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके रियासत हुकूमत क्या करती है? कवानीन बनाती है, लॉ मेकिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करती है और लॉ एंड आर्डर को ख़राब करने वालों को सज़ा देती है। तो जिस ताकत को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ये सारे फ़रज़ सर अंजाम देती है, यानी लोगों के ऊपर वो अपना हुक्म जारी कर रही होती है, तो वो ताकत उसको रियासत की तरफ से दी जाती है। और रियासत की वो ताकत सॉवरेनिटी कहलाती है। यानी हुकूमत जो है जिस ताकत को, जिस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके कवानीन बनाती है, कवानीन को नाफज करती है और खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देती है, तो वो जो गवर्नमेंट की जो ताकत है वो गवर्नमेंट की अपनी ताकत नहीं है, वो रियासत से वो ताकत लेती है और वो रियासत की ताकत कहलाती है सॉवरेनिटी। और उस ताकत को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देती है। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव और नंबर 3 जुडिशरी। तो हर गवर्नमेंट जो है वो तीन बेसिक ब्रांचेस पर मुश्तमिल है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? दैट इज़ द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंस फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल। सॉवरेनिटी का मतलब है कि बैरूनी दबाव से, बैरूनी प्रेशर से और बैरूनी मुदाखलत से अपनी रियासत को महफूज रखना, अपनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद रखना। तो इंडिपेंडेंस फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैबिट ऑफ ओबीडियंस फ्राम द इनहेबिटेंट्स टू द गवर्नमेंट। तो सॉवरेनिटी क्या है? मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। सॉवरेनिटी क्या है? डेट इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। रियासत की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सुप्रीम पावर है, वो है सॉवरेनिटी। रियासत की वो सुप्रीम पावर जिसको इस्तेमाल करके रियासत अपनी सरहदों का दिफा करती है, रियासत की वो सुप्रीम पावर उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाती है।
और रियासत की वो ताकत जिसको इस्तेमाल करके रियासत अपनी जो इंटरनल जो उसके मामलात होते हैं, जो उसके अंदरूनी मामलात होते हैं, उनको कंट्रोल करती है, अपनी हदूद के अंदर लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करती है, खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देती है। रियासत और इंसानों के दरमियान यानी शहरियों के दरमियान बाहमी तल्लुक़ का जो तयन किया जाता है और मुख्तलिफ़ अफराद के दरमियान तनाज़ात का जो फ़ैसला किया जाता है, जिस ताकत को इस्तेमाल करके वो तनाज़ात का फ़ैसला किया जाता है, उसको सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट यानी सॉवरेनिटी कहा जाता है। और ये सॉवरेनिटी जो है ये बेसिकली रियासत की ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल रियासत के बिहाव पर रियासत की मर्ज़ी और रियासत की मंशा और रियासत की विल के मुताबिक हुकूमत करती है। दोबारा देखिएगा, सॉवरेनिटी क्या है? इंडिपेंडेंस फ्राम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी रियासत का बैरूनी हमलावरों से, बैरूनी मुदाखलत से, बैरूनी असर और रसूख से आज़ाद होना और अपनी हदूद के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है पॉलिसी बनाना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कानून साजी करना। तो कानून साजी करते वक्त, पॉलिसीज़ बनाते वक्त, डिसीजन मेकिंग करते वक्त कोई भी रियासत जो है वो दूसरी रियासत के मामलात में बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुदाखलत नहीं कर सकती। ये रियासत की जो है वो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सॉवरेनिटी के आगे दो एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी और दूसरा है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। यानी सॉवरेनिटी जो है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं, एक इंटरनल सॉवरेनिटी और दूसरा है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? यानी इसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं अंदरूनी इक़्तिदार आला। एक बैरूनी इक़्तिदार आला है यानी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, और एक इंटरनल सॉवरेनिटी है यानी वो अंदरूनी इक़्तिदार आला है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी है रेफर्स टू ए स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स ऑन टेरिटरी। यानी जो इंटरनल सॉवरेनिटी है रेफर्स टू द सुप्रीम स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी, रियासत की जो सुप्रीम अथॉरिटी है विद इन इट्स ऑन टेरिटरी, रियासत की हदूद के अंदर, रियासत की जो जोग्राफियाई हदूद होती हैं, रियासत की जो जोग्राफियाई बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर के जो मामलात के अंदर है, उसके अंदर की सरगर्मियों के अंदर रियासत की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसको इस्तेमाल करके रियासत अपनी हदूद में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करती है, उनके लिए कवानीन बनाती है, कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देती है। रियासत की वो सुप्रीम अथॉरिटी, उसकी वो सुप्रीम पावर इंटरनल सॉवरेनिटी कहलाती है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है वाइल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी रेफर्स टू इट्स इंडिपेंडेंस फ्राम कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ये है कि रियासत जो है रेफर्स टू द इंडिपेंडेंस फ्राम द कंट्रोल और इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स, यानी एक रियासत की हदूद में दूसरी रियासतों की मुदाखलत से अपनी रियासत को महफूज बनाना, ख़ुद मुख्तार बनाना और उसको आज़ाद रखना, ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाती है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हर रियासत जो है उसको अपने मामलात को अपनी मर्ज़ी से चलाने की आज़ादी हासिल होती है। कोई भी रियासत जो है वो किसी दूसरी रियासत के इंटरनल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो किसी रियासत का बैरूनी दबाव से आज़ाद होना, बैरूनी प्रेशर से आज़ाद होना, बैरूनी असर और रसूख से आज़ाद होना, बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होना और ख़ालिस अपने मफादात के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग करना, ख़ालिस अपने मफादात के मुताबिक डिसीजन मेकिंग करना, ये क्या है? ये रियासत की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाता है। मुख्तसर तौर पर सुन लीजिएगा, इंटरनल सॉवरेनिटी रियासत की वो ताकत है जिसको इस्तेमाल करके रियासत अपनी हदूद के अंदर के मामलात को डील करती है, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी रियासत की वो ताकत है जिसको इस्तेमाल करके रियासत अपनी बैरूनी सरहदों का दिफा करती है, बैरूनी हमला आवरों को रोकती है, उनका मुकाबला करती है और बैरूनी हमला आवरों को के हमलों से अपनी आवाम को या अपने शहरियों को बचाती है। तो रियासत की वो ताकत है वो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप